मेरा नाम रश्मि है। मैं 35 साल की हो चुकी थी। मेरा रंग बहुत सांवला था। मैं इतना ज़्यादा काली थी कि मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जो भी मुझे देखने आता, देखते ही रिजेक्ट कर देता था। मेरी इस परेशानी से मेरे पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो गए थे। मेरे माता पिता चाहते थे कि मेरे लिए कोई कमारा लड़का देखें, लेकिन मेरा रंग रूप देखते हुए मेरे लिए 4-5 बच्चों के बाप का रिश्ता आता था। फिर भी तलाकशुदा इंसान का रिश्ता आता था, या फिर किसी बूढ़े आदमी का रिश्ता आता। ऐसे इंसान से मेरे माता पिता को मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। उनका कहना था कि मेरे लिए बेटी जो बोझ नहीं है, इसके लिए जब अच्छा रिश्ता मुनासिब होगा तब हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। इसीलिए इधर मेरी उम्र निकलती चली जा रही थी और मेरे चेहरे से मेरी उम्र का साफ पता चलने लगी थी। अब लोगों ने मेरे माता पिता को यही समझाया कि बेटी की शादी जैसे भी हाल में हो रही है कर दो। अपनी बेटी की शादी की उम्र निकलती जा रही है, आने वाले टाइम में आपको इस तरह से भी रिश्ते नहीं मिलेंगे। यही सोचते हुए मेरे पेरेंट्स ने एक ऐसे इंसान का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया जिसकी जवान 2 बेटियां थीं और एक बेटा भी। मेरे पिताजी बहुत ही सीधे आदमी थे। एक आदमी ने उनको मेरे इस रिश्ते के बारे में बताया था, जब मेरे पेरेंट्स को यही फ़िक्र लगी रहती थी कि कहीं आने वाले टाइम में मेरी बेटी के लिए और भी ज़्यादा बुरा रिश्ता ना आने लगे। जिससे मेरा रिश्ता बताया था, उसने मेरे पिताजी का कोई जानने वाला था। उसके लड़के की फ़ोटो मेरे पिताजी को दिखाई तो मेरे पिताजी ने देखते ही उस लड़के को पसंद कर लिया था, क्योंकि लड़का देखने में गोरा चिट्टा और स्मार्ट था। देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह 3 जवान बच्चों का बाप है। फिलहाल मेरे पिताजी ने इसी तरह से तो रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और मेरा फ़ोटो भी लड़के वालों के घर भेज दिया था। लड़के वालों ने भी मुझे पसंद कर लिया। इसी तरह से सादगी से मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। लेकिन शादी के 2 दिन पहले मैंने यह एक बात नोटिस की थी कि मेरे परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे थे और मुझे देख देख कर बहुत रो रहे थे। उनका कहना था कि अपनी ससुराल जा रही है तो हमेशा अपने घर को जोड़े रखना और पति के घर में हर हाल में गुजारा करना। मैं अपने घर वालों की बात को अच्छी तरह से समझ गई थी कि वह कहना चाह रहे थे कि जब मैं शादी करके अपनी ससुराल गई तो मैंने अपने पति के बच्चों को देखा। बच्चे सभी जवान थे। मुझे उन लोगों को देखकर बड़ी हैरानी हुई थी। जो दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत थी और लड़का बड़े अजीब टाइप का था। उसने अपने एक कान से में कुंडल पहना हुआ था, जैसे गुंडे लड़के पहनते हैं। मुझे लगा कि शायद आजकल का यह फैशन चल रहा है। मेरे पति की माँ भी उसके घर में मौजूद थी। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि मेरा रिश्ता पक्का हुआ तो सिर्फ आदमियों के बीच में यही बात चली कि जब मेरे पति की माँ है तो फिर मुझे देखने के लिए कोई घर क्यों नहीं आया, और ना ही मेरी अपने बेटे और बहू के लिए अपने मायके गई। अपने पति के साथ मंदिर सारी रस्में करने के बाद खुद ही मंदिर से सीधा अपने ससुराल के घर आ गई। मेरी सास भी देखने में बहुत खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत खतरनाक औरत हो और जाने वाले टाइम में मेरा जीना दुश्वार कर देगी। मुझे मेरा कमरे में भेज दिया गया और मेरे पति आया और मुझसे अच्छी बातें अच्छे तरीके से बात करने लगा। अपना पति देखने में बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने दूसरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और ये बात सोच ली कि मेरा पति तो अच्छा है, इसीलिए मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। मैं इस बात से बड़ी हैरान थी कि मेरे पति की उम्र में लगभग 50 साल होगी, लेकिन उसके सारे जवान बच्चे उसकी उम्र 25 और 30 की थे। ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता था कि आने के बाद बहुत कंफ्यूज हो गई थी। मेरा दिमाग चारों तरफ दौड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरा पति मुझसे बातचीत करने के बाद अपने कमरे में चला गया और कमरे के अंदर मेरी सास और मेरे पति की बेटियां आ गई। मुझे ये देखने में बड़ी हैरानी हुई कि मेरे पति की दोनों बेटियां अभी कुंवारी थी। वो मुझे मम्मी कहकर पुकारने लगी। मुझे बहुत अजीब सा लगा। उसके बाद मेरी सास कहने लगी, चलो बेटियों तुम कमरे में से बाहर निकलो, मुझे बहुत से काम और बहुत बात करनी है। ये औरतों तो देखने में बड़ी अजीब थी, मोटी गद्दी लालोट होने वाली। ऐसा लग रहा था कि जैसे औरतों को पान खाने का शौक हो। वो मुझे कहने लगी, बेटी इस घर में तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तुम इन बच्चों को देख रही हो और इनकी माँ का साया चाहिए। उनकी माँ इनका बचपन छोड़कर चली गई थी, तभी से मेरा बेटा बहुत परेशान रहने लगा था। हम लोगों ने उसे समझाया कि दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी दूसरी शादी से
तुम्हारे लिए कोई अच्छा हमसफ़र भी मिल जाएगा, इन बच्चों को माँ की ममता भी मिल जाएगी। अब तो तुम ही इन बच्चों की माँ हो और औरतों ने मुझे प्यार किया ऐसा जैसे कि मैं उनकी बहू हूँ, नहीं बल्कि बेटी हूँ। मुझे खुशी हुई कि चलो ससुराल में सब लोग अच्छे हैं। फिर भी मेरे लिए कमरे में चले गए। हम लोगों के जाने में थोड़ी देर के बाद मेरे पति कमरे में आ गए और मुझसे कहने लगे कि तुम्हें मेरी बेटियां और बेटे का ख्याल रखना है और साथ ही साथ मेरी माँ का भी ख्याल रखना है। मैंने कहा मैं बहुत हैरान हूँ कि आपके बच्चे इतने जवान हैं, आप इन बच्चों के पिता नहीं लगते हैं। वो मेरी इस बात को सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि तुम ही नहीं बल्कि ये सभी सारे लोग मुझसे कहते हैं, क्योंकि मैं इतना जवान जो हूँ। मेरे पति बहुत मुस्कराते हो रहे और देखकर मुझे बहुत खुश हो गए। फिर मुझे बताया कि शुरू में ही अपना ख्याल रखते थे और जिम जाते थे। ज़िंदगी में जिम करने से ही गुजार दी है, इसी वजह से वे इतने जवान नज़र आते हैं। जो लोग शरीर पर ध्यान देते हैं वो कभी भी ज़िंदगी में बूढ़े नहीं होते। मैं अपने पति की यह बात सुनकर बहुत इम्प्रेस हो गई। तब मैंने पति से कहा कि तुम्हें भी जवान कर दूंगा, वक्त के साथ साथ तुम बूढ़ी होने की बजाय और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जाओगी। मैंने अपने पति से कहा कि मैं कैसे खूबसूरत होती हूँ, कहा मैं काली सांवली और आप गोरे चिट्टे हैं। मेरे पति ने कहा ऐसी बातें मत करो, तुम मुझे बहुत पसंद आई। गोरे काले क्या होते हैं, इंसान की सेहत अच्छी होनी चाहिए। उनकी इतनी प्यारी बातें सुनकर बहुत खुश हो गई। मेरे पति की बेटियां भी बहुत खूबसूरत थी। मेरे पति सच में बहुत ज़्यादा नौजवान लगते थे। पर बात इंसान में कोई ना कोई बीमारी जो ज़रूर होती है, कोई ना कोई ऐसी परेशानी होती है जिससे उसकी उम्र की पहचान हो जाती है। लेकिन मेरे पति की बिल्कुल जवान दिखते थे, बहुत ही एक्टिव दिखते थे। मेरे पति की दूसरी शादी हुई थी, फिर भी वो पहली शादी पर इतना खूबसूरत और कम उम्र का होगा। फिलहाल मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। अब मुझे अपने ससुराल पर ध्यान देना था। वो एक रात, सपनों भरी रात जो मैंने गुजारी थी, सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरी सास सामने खड़ी थी। उनके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी और मेरे लिए कमरे में नाश्ता लेकर आए। मैंने कहा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, फ्रेश होने के बाद मैं खुद आ जाती किचन में नाश्ता बनाने के लिए। मेरी सास कहने लगी अरे नहीं बहू से इतनी जल्दी किचन का काम करवाना अच्छा नहीं लगता है। मेरे पति भी सोकर उठ गए थे और हम दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। मैंने अपने पति से कहा आज हमारी शादी का पहला दिन है, आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। मेरे पति ने कहा बताओ कहाँ जाओगी। मैंने कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा शायद तुम्हें यह बात पता नहीं कि तुम्हारे माता पिता ने यह बात नहीं बताई कि तुम अपने मायके में किसी से नहीं मिल सकती हो। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मुझे लगा कि वह शायद मजाक कर रहे हैं। मैंने यह कहा ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति कहने लगे ऐसा ही है, अब तुम्हारी शादी यहाँ हो गई इसीलिए तुम अपने किसी रिश्तेदार या अपने मायके वालों से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। अब मैं समझ गई कि यही वजह है कि जो मेरे घर के सारे लोग शादी में कुछ दिनों पहले बहुत परेशान नज़र आ रहे थे और मुझे देख कर बहुत रो रहे थे। मेरी विदाई पर भी मेरा पूरा परिवार बहुत रो रहा था और तभी या बातों बातों में मुझे बताने लगे, कोशिश कर रहे थे कि अब तुम्हें सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा करने की यह शर्त मेरे माता पिता की थी या फिर मेरे पति की। जब मैंने अपने पति से यह सवाल किया तो उन्होंने कहा मैंने इसी शर्त पर तुमसे शादी की थी क्योंकि तुम्हारी कहीं शादी नहीं हो रही थी। तुम्हें घर वालों ने आसानी से खुशी खुशी मेरी यह शर्त एक्सेप्ट भी कर ली थी। मैं बात सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँची। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मैंने पति के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। वो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कह रहे थे कि रिश्ता तय होने पर हमारी यह शर्त पहले से ही पक्की हो गई थी कि मेरे पति फ़ोन पर बहुत बहस करने लगे। मैं समझ गई कि यह कॉल जरूर मेरे घर से ही आई होगी। मैंने अपने पति के आगे खड़ी हो गई और कहने लगी प्लीज़ एक बार मेरी बात करा दीजिए। मेरे पति ने मेरी तरफ देखते हुए कॉल पर कहा कि आज के बाद मोबाइल पर किसी भी पर कॉल नहीं आनी चाहिए। अगर फ़ोन किया तो तुम्हारी बेटी को तलाक देकर आपके घर भेज दूंगा। मैं ये कहकर उन्होंने कॉल काट दी। बहुत गुस्सा आया। एक बार फ़ोन पर बात तो कर सकती थी। मेरे पति ने कहा तुम्हारे घर वालों ने मुझसे यही बात कह रहे थे कि लेकिन मुझे मेरी शर्त थी शादी से पहले तुम अपने घर वालों से ये या किसी भी रिश्तेदार से किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं रखोगे। फिर अब तुम्हारे माता पिता इस बात को भूल कैसे गए? उन्होंने कैसे इनकार
इनकार करने में कोई एतराज़ होना चाहिए। अगर वो उनको बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो फिर खामोश रहें, तुमसे बात करने की कोशिश ना करें, यही उनके लिए बेहतर होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर मैं बहुत डर गई थी। मेरे पति इस तरह से करेंगे, मेरी माँ और मेरी बेटी और एक बेटा, तुम उन सब को ध्यान रखोगे, ख्याल रखोगे, तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने कहा कि मैं एक पत्नी का फ़र्ज अदा करूँगी। मैं वह सब कुछ करके दिखाऊंगी जो एक पत्नी का फ़र्ज होता है। बेटी और माता पिता के अलग ही लगाव होता है, कोई उनकी वजह नहीं ले सकता। आप प्लीज़ एक बार मेरे माता पिता से मेरी फ़ोन पर बात करवा दीजिए, यह आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आज के बाद कभी भी उनसे बात नहीं करूँगी, जिद भी नहीं करूँगी। इस तरह से बात पर दोनों की कितना बुरा लगा होगा। मेरे पति ने कोई बात नहीं सुनी। मैं रोती रही, खामोशी से कमरे के अंदर चली गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। पहले ही दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, अगले दिन मेरे साथ क्या होगा। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे पति कुछ सोचा समझा मेरे कमरे के अंदर आया। उन्होंने चुप करने के लिए कहा, चुप मत परेशान हो, तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी बात करवा दूंगा, बल्कि तुम्हारी मुलाकात भी करा दूंगा। अभी सही समय नहीं है, तो उन्होंने मिलवाने के लिए भी ले जाऊंगा, ऐसा वादा किया। मैंने अपने पति से कहा, लेकिन ऐसा कब होगा। उन्होंने कहा, मैंने कहा ना, सही समय आएगा तो मैं खुद ही ले जाऊंगा। बस तुम मेरे परिवार के सदस्य का ख्याल रखो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। मेरे पति की यह कहकर घर से चले गए। मेरी सास के पास आकर बैठ गई थी, जैसे मुझे कुछ बातें करने के लिए मेरे पास बैठना चाह रही हो। मेरी सास ने मुझे बातें करने के में बिजी कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे पति की बड़ी बेटी मुझसे कहने लगी, जाओ, तुम्हारी मम्मी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, इससे सर दर्द हो गया है, इसके लिए एक कप चाय बना लो। मेरे पति की बड़ी बेटी किचन में चाय बनाने के लिए चली गई, उससे पीछे दूसरी बेटी भी चली गई। मैंने बहुत मना किया था कि अभी मैंने नाश्ता किया है, अभी मेरी चाय पीने की कोई इच्छा या मूड नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती के चाय बनवा दी। वह चाय का कप मुझे लेकर कहने लगी, लो पी लीजिए। इससे बहुत मना कर रही थी, क्योंकि मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर मेरी बेवजह चाय क्यों पी। फिर मैंने सोचा कि आज ससुराल का पहला दिन है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले पहले ही दिन मुझसे नाराज़ हो जाएं। इसीलिए मैंने ज़्यादा जिद करने पर के खातिर चाय का कप अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन जैसे ही मैंने चाय के कप में होठ लगाए, मेरे चाय के अंदर कड़ी कड़ी सी बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खराब दूध की बनी हुई चाय थी। मैंने कहा, चाय के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। तो मेरी सास कहने लगी कि नहीं बेटी, हम तुम्हें खराब दूध की चाय कैसे पिला सकते हैं। शायद फ्रिज में दूध किसी ने खुला हुआ छोड़ दिया होगा, दूध के अंदर फ्रिज के किसी खाने पीने की चीज़ की बदबू बैठ गई होगी। तभी मेरे पति की छोटी बेटी आगे कहने लगी कि आप हमसे प्यार नहीं करती। अगर आप हमसे प्यार करती होती तो इस चाय में बदबू नहीं बल्कि खुशबू आने लगती। हमारे घर की चाय तो सारे मोहल्ले में फेमस है। मोहल्ले का कोई भी हमारे घर में आकर हमारे हाथ की बनी हुई चाय पीता है तो तारीफ़ करता है, और आप कह रही हैं कि चाय के अंदर से बदबू आ रही है। मैं मजबूरन यह चाय पीने लगी थी। चाय पीने में तो बहुत अच्छी थी, मगर उसमें किसी की दवाई की बदबू आ रही थी। वे सब लोग भी चाय पीते हुए मुझे गौर से देख रहे थे, जैसे कोई चाय नहीं बल्कि दवाई पी रही हूँ। चाय का कप पूरा फिनिश करते हुए सबने मेरी तरफ इस तरह से देखा जैसे मेरे साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। फिर वह सब कमरे में चली गई और मेरा सर अचानक भारी भारी सा हो गया। मैंने पति की बड़ी बेटी को आवाज़ लगाई, जिसका नाम संध्या था। मुझे पता था कि उसने मेरी आवाज़ सुन ली है, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ सुनने के बाद भी वह करीब नहीं आई। मुझे लग रहा था कि जैसे पूरा कमरा गोल गोल घूम रहा हो। बेड पर लेट गई थी। लेटने के बाद मेरी आंखें बंद हो गई। उससे मुझे नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर मेरी आंख तब खुली जब रात के 9 बज गए थे। मैंने देखा कि कमरे में कोई हलचल नहीं हो रही, कमरा भी लाइट भी बंद है, बिल्कुल अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने बेड से ज़मीन पर कदम रखा, अचानक मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। मुझे चक्कर आने लगे, मेरे पेट में दर्द महसूस होने लगा। ना जाने यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा था। मैंने सोचने की कोशिश की तो मेरा ध्यान आया कि मैंने सुबह 10 बजे चाय पी थी, उसके बाद सो गई और मेरी आँख अभी खुली है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी देर तक कैसे सो सकती है। इसका मतलब यह है कि आज मेरी ससुराल का पहला दिन ही सोते सोते ही गुजार दिया।
दिया था। कमरे से बाहर निकली तो पूरे घर की लाइट बंद थी। मैं टॉर्च की रोशनी से बटन ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक मुझे किसी ने खींचकर दूसरे कमरे के अंदर ढकेल दिया। मुझे बहुत डर लगा, लेकिन जाहिर सी बात यह है कि मेरे पति का घर था, मुझे डरना तो नहीं चाहिए था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर जिस इंसान ने मुझे दबोचा हुआ था वह मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। फिर मैं काफ़ी देर वहीं पर रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है जो मुझे इस तरह से दबोच रहा है। मेरे हाथों के एहसास से महसूस हो रहा था कि जैसे हाथ मर्द के हों। पहचान रही थी, यह हाथ मेरे पति के नहीं थे। मैंने उस इंसान को जोर से धक्का मार दिया और उस कमरे से बाहर भागते भागते वह कमरे में पहुंच गई। वो न जाने कौन सा इंसान था जो मेरे साथ ऐसा कर रहा था, क्यों कर रहा था, जिससे मुझे कमरे में दबोच के। हे भगवान, यह घर में क्या हो रहा है? घर में क्या क्या होगा? ये एक बड़ी सी हवेली की तरह बना हुआ था घर। अभी मैं नई नई थी। अपने कमरे के अलावा मैं अपने ससुराल के घर को ठीक से नहीं देखा था। मुझे तो अब इस घर में डर लगने लगा था। मैं पहचानते हुए अपने कमरे में तो आ गई क्योंकि मैंने अपने कमरे की पहचान अच्छी तरह से कर ली थी और मुझे किचन का रास्ता भी मालूम था और किचन के बारे में पता था कि कौन सा किचन है। टॉयलेट बाथरूम मेरे कमरे से ही अटैच था। मैं बैठकर गहरी सांस ले रही थी, तभी अचानक मेरे कमरे के अंदर किसी के आने की आहट हुई। जैसे कि मैंने पलट कर देखा, मेरे कमरे की लाइट फौरन जल गई। मैंने देखा कि मेरे पति सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो कहने लगे, क्या हुआ तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने कहा, आप कहाँ गए थे? मैं बहुत डर गई थी। मेरे पति कहने लगी, अरे भाई, क्यों डर गई थी? यह मेरा घर है, कोई भूत बंगला थोड़ी है जो तुम डर गई थी। मेरे पति अंदर आते हुए कहने लगे, मैं तो तुमसे कह गया था कि मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, पर जब मैं आया तो तुम सो रही थी। उसके बाद मेरी बेटी और मेरी माँ बातें करने लगी। मैं जल्दी से अपने पति का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने कहा, मुझे किसी ने दबोच लिया था। उसे कमरे में कौन था? मेरे पति ने कहा, अरे उस कमरे में मैं ही था। तुम्हें क्या लगा कि किसी और ने आकर तुम्हें दबोच लिया? भला मेरे घर में मेरे अलावा और कौन आएगा? ये घर पूरा मेरा है और मेरी बेटियों का है। मेरी माँ रहती है और मेरा बेटा रहता है। मेरा बेटा सारा दिन नौकरी करता है, सिर्फ रात को ही सोने के लिए घर आता है और घर में 11 बजे से पहले या कभी नहीं आता है। 10:30 बजे हैं तो फिर मैं ही था जिसे तुम्हें दबोच लिया था। मैंने कहा, आप थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं, आपको पता था कि मैं कितना डर गई थी। यह बात सुनकर मेरे पति जोर जोर से हंसने लगे। वो कहने लगे, मैं तुम्हें डरा रहा था। मेरे पति ने इस तरह से बात की जैसे मुझे जिसने दबोच लिया था, जिसने धक्का दे दिया था, वह कोई और नहीं, मेरे पति ही थे। फिलहाल मैं उनकी बात पर यकीन कर लिया था और बेफिक्र हो गई थी कि चलो यह मजाक मेरे पति ने ही मेरे साथ की। अब जब खुद अपनी मजाक को एक्सेप्ट कर रहे थे तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। हो सकता था कि मुझे अपने पति को पहचानने में गलती हो गई हो, क्योंकि अभी अभी एक साथ एक दिन भी नहीं रही थी। मेरे पति ने आते ही मुझसे खाना मांगा। पति ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। चाय पीने से तुम्हारे सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। मैं अपने पति से कहा, नहीं, इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती, मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। तो मेरे पति कहने लगे, चलो फिर भी मैं तुम्हारे लिए काफ़ी बना देता हूँ, तुम्हें कमज़ोरी भी महसूस हो रही है। मैंने अपने पति से इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं कुछ भी नहीं खाना पीना चाहती हूँ। पर अजीब बात यह थी कि मेरे पति भी मेरे लिए ज़बरदस्ती काफ़ी बना कर ले आए। मैंने कहा कि कुछ नहीं खाना चाहती हूँ, ना ही कुछ पीना चाहती हूँ। न जाने क्यों ससुराल में आने के बाद मुझे भूख प्यास नहीं लग रही है। मेरे पति ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए काफ़ी बना कर लाया हूँ। तुम मेरे हाथों की बनी हुई काफ़ी पीनी ही पड़ेगी। मुझे अपने पति की यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर भी मैंने कॉफ़ी पी ली। वैसा ही हुआ जैसे मेरे साथ आज सुबह हुआ था। मेरी आँख लग गई, अगले दिन ही सोकर उठी। अब लग रहा था जैसे कि कोई कॉफ़ी नहीं थी, बल्कि कोई ऐसी चीज़ थी जिसे पीकर मुझे नींद आ गई थी। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अब इस बार मेरी आँख खुली तो 10 बज चुके थे। मैं इतना ज़्यादा कैसे सो सकती हूँ? बस यही सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। अब इतनी नींद तो इंसान को नेचुरल तो आती नहीं है। हो सकता है, जाहिर सी बात है कि नशे की दवा नींद में थी और खामोश हो गई। मैं जान पड़ रही थी जैसे कुछ ना कुछ मेरे
साथ हो रहा है। इसी वजह से मुझे इतनी नींद आ रही है। मैं अंदर से कमज़ोरी का एहसास कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे किसी की कोई चीज़ नहीं खानी और ना ही पीनी है, खुद अपने हाथ से बना कर खाऊंगी। मैंने ऐसा ही किया। अगले दिन सुबह उठी तो मैंने सारे घर का काम खुद ही किया, क्योंकि घर में हमेशा की तरह अजीब सी वीरांगनी और खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी में किसी से मैं आखिर क्या बात कर सकती थी। मेरी सास और बेटियां अपने अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। मेरे पति और बेटा सुबह ही नौकरी के लिए निकलते तो रात को ही घर में घुसते थे। इसी तरह से मेरे दिन गुजर रहे थे। लेकिन इन सब में एक अजीब बात यह थी कि इतना ध्यान रखने के बावजूद भी मेरी नींद का आना कम नहीं हो रहा था। जब भी मैं सो रही जाती थी तो इतना ज़्यादा सो जाती थी कि कोई किसी हद तक मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। मुझे इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होने लगी थी, मैं किसी भी काम करने के काबिल नहीं रही थी। बस हमेशा यही दिमाग लड़खड़ाती रहती थी, आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। अब मैं इस घर में किसी भी मेंबर के हाथ का बना हुआ कुछ भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं पीती थी। मुझे इतनी भी ज़्यादा नींद क्यों आ रही है। आज मैंने सोचा कि मैं मंगलवार का व्रत रख लेती हूँ, लेकिन मेरी हालत व्रत रखने के काबिल नहीं थी। फिर भी मैंने व्रत रखा। मैंने ना तो पानी पिया, ना ही घर का कुछ खाया। अजीब बात यह थी कि आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी और मुझे किसी ने तंग भी नहीं किया था। एक बात मेरे सामने आई जिससे मेरे होश उड़ गए कि मेरे पति के सामने आने इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आज मैं जाग रही थी। वरना जब मैं रोज़ अपने पति को काम से आते हुए मुझे पता ही नहीं चलता था कि वे कब आए और कब घर के बाद उन्होंने क्या किया। मैंने व्रत खोलने की तैयारी की। मेरे पति के सामने से ही पहले अच्छे कपड़े पहन लिए और अच्छी बात से तैयार हो गई। मैं बिल्कुल रेडी होकर दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई, मेरे पति का इंतज़ार कर रही थी। तभी अचानक मुझे किसी काम की याद आ गई। मैंने वापस आकर कमरे में आई तो इतनी सी देर में मेरे पति घर के दाखिल हो गए। अंदर आते ही दोनों बेटियां और माँ उनको घेर लिया। उन्होंने दूसरे कमरे में ले गए। मैं हैरान थी कि वह मुझसे बात करने की बजाय अपनी बेटियों के कमरे में क्यों चले गए। मैं उनकी बेटियों के कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हुई। कमरे के अंदर मेरे पति अपनी बेटी और माँ के साथ मौजूद थे। मैंने दरवाजे को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया था, पर दरवाज़ा नहीं खुला। कुछ देर तक जब मैं ऐसे ही दरवाज़ा बजाती रही तो मेरे पति गुस्से से दरवाज़ा खोलते हुए कमरे से बाहर निकले और आंखों में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। वह मुझे देखते ही कहने लगे, पागल हो गई हो क्या, इतना कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा क्यों बजा रही हो। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम अपने कमरे से ज़्यादा बाहर मत निकला करो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने पति से कहा कि यह मेरा भी घर है और मैं इस घर के कमरे के अंदर से ही क्यों रहूँ। मेरे कहने लगे, बकवास बंद करो और अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा, मुझे भी आप लोगों के साथ बैठकर बातें करनी है। मेरे पति कहने लगे, यह मेरी बेटियों का कमरा है और यह मेरा टाइम माँ और बेटियों के साथ बात करने का है। मुझे धक्का मारते हुए कहा, जो अपने कमरे में जाओ और बात करने का टाइम आएगा तो तुम्हारे बात करने के लिए मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊँगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मेरे पति ने मेरी बेटियों और माँ से बात करने के लिए सिर्फ रात का ही टाइम मिलता है। मैं बाहर ही खड़ी हो गई और मेरे पति ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर धीरे धीरे बोलने की आवाज़ें आने लगी। मैंने दरवाजे पर कान लगाए, उन लोगों की बात सुनने की कोशिश की। मेरे पति कमरे के अंदर कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे साफ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की। मैंने खिड़की को हल्का हिलाया तो खिड़की का दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया। मुझे अंदर का नज़ारा देखने लगा। मैंने अंदर देखा तो अंदर लगभग 6 लोग मौजूद थे। मेरे पति की बेटियां थी। एक औरत जो कि मोटी थी, उसको तो मैं दूर से ही पहचान गई थी, वो मेरी सास थी। और एक मेरे पति, एक मेरा बेटा मौजूद था। लेकिन मेरे घर में सिर्फ 5 मेंबर्स हैं। छोटा एक इंसान था। मैंने इस इंसान को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं हैरान हो गई थी कि आखिर यह घर में चल ही क्या रहा है। मैंने देखा कि मेरे पति को वह बेटा नोटों की गड्डी दे रहा था। मुझे इस लड़के का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं
खामोशी से कमरे के अंदर आ गई। मैंने सोचने लगी कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है। तभी थोड़ी देर के बाद मेरे पति मेरे कमरे के अंदर आ गए। मुझसे प्यार से बात करने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक अजीब बात ये आती कि उनके हाथ में कॉफ़ी का कप था। वह मुझे बहला फुसला के कॉफ़ी पिलाना चाहते थे। मेरे पति ने कहा, ये लो कॉफ़ी पी लो, मूड ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मुझे नहीं पीना। मेरे पति मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार किया। आज मुझे काम का स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इसीलिए मैंने आप पर गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मेरे अपने पति को ये यार नहीं इस बात बताया कि मैंने कमरे के अंदर जो कुछ हो रहा था वह सब कुछ देख लिया था। मैं खामोशी खबर बैठी रही, लेकिन मेरे पति मुझे काफ़ी पिलाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने अपने पति से गुस्से में कहा, आखिर इस कॉफ़ी में और चाय में मैटर क्या है? सब कुछ अपनी मर्जी से खाती पीती हूँ, लेकिन इस घर में ज़बरदस्ती मुझे यह सब क्यों पिलाया जाता है? यही कॉफ़ी में कुछ ऐसा मिला हुआ है जिससे आप मुझे बेहोश करना चाहते हैं या फिर मारना चाहते हैं। मेरे पति ने कहा, तुम पागल हो गई हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ। भला मैं तुम्हें बेहोश क्यों करना चाहूँगा? तुम घर के कामों पर ध्यान दो। वैसे भी घर के कामों में के लिए नौकरानी की ज़रूरत है। तुम कल से घर के सारे काम करोगी। तुम्हें ज़्यादा फ्री रहने की आदत हो गई, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे हैं। मैं समझती थी कि मेरे पति शायद मुझे धमकाने के लिए यह सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि तुम मुझे मजबूर करती हो ऐसी बातें करने के लिए। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है अगर तुमने व्रत रखा हुआ है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी बना कर लाया हूँ, लेकिन तुमने मुझे नाराज़ कर दिया। मैं तुम्हारे बात नहीं मानूंगा। अपने पति की इतनी प्यारी बातें सुनकर मेरा दिल नरम हो गया और मैंने उनके हाथ से कॉफ़ी ले ली और कॉफ़ी का कप ले लिया और कहा कि आप परेशान मत हो, मैं कॉफ़ी पी लूँगी। ये मेरी यह बात सुनकर मेरे पति बहुत खुश हो गए, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने जैसे ही कॉफ़ी पी उसके बाद मुझे अजीब सा नज़र चढ़ने लगा और मैं बेहोश हो गई। उसके फिर मेरे साथ बहुत क्या हुआ अब हर बार होता है। मेरे पति की बातों में आकर के आ गई और ज़रूर अब कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। मुझे अब गड़बड़ का एहसास होने लगा था। सुबह मेरी आँख 9 बजे खुली। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मेरा सर भारी भारी हो रहा था। अगले दिन जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मैं खामोश रही। मेरे पति काम पर जा चुके थे। मेरी सास ने मुझे घर के सारे काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बहू, तुम्हारी शादी को काफ़ी दिन हो गए, मैं चाहती हूँ कि अब घर की जिम्मेदारी तुम अपने कंधे पर ले लो। मुझे घर के काम करने का कोई एतराज़ नहीं था, इसीलिए मैंने खामोशी से सब कुछ करने लगी। मेरे पति की दोनों बेटियां जवान थीं, लेकिन वह घर में किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी और मेरी सास भी एक तरफ को बैठकर सिर्फ पान खाती रहती थी। उनकी नज़र मुझ पर ही रहती थी। मुझे औरत बड़ी अजीब लगती थी, देखने में भी काफ़ी अजीब लगती थी। मेरी पति की माँ एक दिन कपड़े धो रही थी। मैंने देखा कि पति का बेटा मुझे अजीब अजीब नज़रों से घूर रहा है। उसे देखकर मुझे बहुत सा अजीब लगा, इसीलिए मैंने अपने पेट को साड़ी से ढक लिया। आज मेरे पति के बेटे की छुट्टी थी और घर पर ही मौजूद था। मैं किचन में खाना बना रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी का हाथ मेरी कमर पर हो। मैं घबराकर जैसे ही पीछे पलटी तो मैंने देखा कि मेरे पति का बेटा खड़ा हुआ था। वह मुझे देखते ही घबरा गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया या तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? मैं कहने लगा, मम्मी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे एक गिलास पानी चाहिए था, इसीलिए मैं किचन में आ गया था। यह कहकर किचन से बाहर चला गया। मेरा तो शरीर बुरी तरह से काँप रहा था। न जाने इस घर का माहौल कैसा है। मेरे पति की बेटियां भी अजीब अजीब तरह के कपड़े पहनती हैं, ऐसा लगता है जैसे वह कोई हीरोइन हो। इन कपड़ों से उनके शरीर में काफ़ी हिस्से चमकते हैं। एक दिन दरवाजे पर दूध वाला आया तो मैंने देखा कि दूध वाले दरवाजे पर चली गई। जैसे दरवाजे पर गई तो गली में काफ़ी सारी औरतें खड़ी हुई थी और आपस में मुझे देख कर बातें कर रही थी। दूध वाला तो दूध देकर चला गया, लेकिन वह औरतें अभी भी मुझे घूर रही थी और वह करीब आ गई थी। वो कहने लगी कि तुम कभी इस घर में नहीं देखा, तुम क्या नई हो? मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? मैं नहीं आई हूँ, इस घर की बहू हूँ। मेरी बातें सुनकर औरतें एक दूसरे को देखने लगी और उनसे
उससे एक औरत हंस के कहने लगी, अरे बहू, इस घर में न जाने कितनी बहुएं आप तक आ चुकी हैं। और उस औरत से आगे कोई सवाल करती इतनी देर में पीछे से मेरी सास अंदर मुझे खींच ले गई और मैंने पलट कर देखा तो मेरी सास ने मुझे अंदर की तरफ धकेल दिया। मेरा हाथ से दूध का बर्तन गिरने से बच गया, जैसा जबकि थोड़ा सा दूध फर्श पर फैल गया। मेरी सास ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और वो मुझसे उठते हुए डांटते हुए कहने लगी कि मेरे बेटे ने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ज़्यादा इधर उधर ताक झाक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस बात का पता तुम्हारे पति को चल गया तो दरवाजे पर खड़े होकर मोहल्ले और औरतों से बात करती हो तो तुम जानती हो कि तेरा क्या हाल करेंगे। मैंने कहा, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? दूध वाला बहुत देर से दरवाजे पर बेल बजा रहा था तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने दूध का बर्तन लेकर दूध लेने के लिए चली गई और आप इस तरह की मुझे बातें कर रही हैं। मैंने कोई पाप तो नहीं किया है कि मोहल्ले की औरतों की बातें कर रहे हैं। उस दिन मेरी सास ने मुझे हम हंगामा किया। आज मुझे इन लोगों पर शक होने लगा था कि सोच में पड़ गई थी कि मोहल्ले वाली औरतें मुझसे क्या कहना चाहती, क्योंकि इसकी वही मोहल्ले की औरतें थी जो इस घर के बारे में सब कुछ बता सकती थी। मैंने मौका देखते ही मोहल्ले की एक औरत से बात करने की कोशिश की। मैंने बहाने से छत पर चली गई। उस टाइम घर के सारे लोग सो रहे थे। छत पर जाने के बाद घर के सामने वाली छत पर पत्थर उठाकर मारने लगी। तभी कोई बाहर मुझे देखने के लिए आई तो मौका देखते ही मैंने उससे बात कर लूं। मेरा पत्थर मारने पर एक औरत खिड़की पर झांकने लगी। मैंने तभी उसे आवाज़ लगा दी और बहाने से उस पर छत पर बुलाया। औरत तो अपनी छत पर आ गई। हमारे घर की छत और उसके सामने वाली छत आमने सामने ही थी, क्योंकि हमारे घर की आमने सामने ही थी। मैंने उस औरत से कहा, आज तुम लोग गली में खड़ी हुई मेरे बारे में बहुत सी बातें कर रही थी, मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। मैंने उस घर के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो। यहाँ रहते हुए बहुत परेशान हूँ। लोग औरतों ने कहा, हाँ मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन इस मामले में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। उन औरतों ने बताया कि जिस घर में तुम रहती हो उस घर में कोई घर नहीं है और उसमें रहने वाला आदमी तुम्हारा पति नहीं, बल्कि वह लोग आपस में परिवार के सदस्य ही नहीं है। ये घर एक कोठा है जिसमें जो औरत रहती है एक बाई है और जो जवान लड़कियां रहती हैं उस लड़कियों का भाला फुसला कर लाती है। जो तुम्हारा पति है वो उस काम करता है, लड़कियों के यहाँ शादी के बहाने से ले आता है और फिर उन्हें किडनैप करके यहाँ लेकर रखता है। अब कि तुम आ गई हो। कई बार उन लोगों के खिलाफ केस कर चुके हैं, लेकिन ये लोग बार बार पुलिस को ज़्यादा पैसे देकर भगा देते हैं और मोहल्ले में रहने वाले लोगों को किसी न किसी बात पर तंग करते हैं। मैंने कहा, इस घर में जो लड़का रहता है वह कौन है? उस औरत ने बताया कि घर में जो लड़का है वह तुम्हारे पति का बेटा नहीं, बल्कि वह बाई का बेटा है। उसका यह काम है कि लड़कियों पर नज़र रखना। जो लड़कियां इस घर में रहती हैं वह भाग न जाए। एक महीने से एक लड़की को बहालाने लाया था। मैंने कहा, अच्छा, यहाँ लड़कियों को लाने के बाद उसके साथ क्या किया जाता है? उस औरत ने बताया कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा, यह लड़की आती है, उसके शरीर को बेचा जाता है। यह सुनकर मेरे पैर तले की ज़मीन खिसक गई। और औरत ने बताया कि ये लोग खतरनाक लोग हैं। यह लोगों के सामने सीधे बनते हैं, लेकिन अब उनकी हरकत हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि इस मोहल्ले में रहते हैं। जो लड़की आती है उसे किसी न किसी तरीके से बेहोश कर दिया जाता है और रात को उसकी कीमत लगा दी जाती है। वह लड़की जब तक होश में आती है उसे कुछ पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ रात भर किस दरिंदे ने उसकी इज्जत के साथ खेला है। मैं तो पसीने छूटने लगे। आखिर यह औरत ही यह सब कुछ कह रही थी और औरत की सारी बातें सच कह रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम भली चाल लग रही हो, इसीलिए तुम्हें कह रही हो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से मौका देकर भाग जाओ, वरना यह लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मेरी इज्जत बिना कितने मर्दों ने कितनी बार तार तार हो चुकी होगी।
ससुराल नहीं था, यह एक गैंग था जो लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर उसकी कीमत लगा रहे थे। इस तरीके से अपना धंधा चला रहे थे। वो औरत मुझसे कुछ देर बात करती कि घर आकर चली गई। मैं सोच ही रही थी कि मैंने क्या करूं। मैंने ठान लिया था कि मैं अब सब कुछ नहीं सह सकती। मैं कमरे में चली गई और जाने के बाद मैंने अपने पति का फ़ोन चुपचाप उठाया और पुलिस को कॉल लगा दी। पुलिस को मैंने अपनी सारी बातें बता दी। मुझे पता चला कि मेरे साथ इतने दिनों से ये सब कुछ हो रहा है। इसका हिसाब वो लोगों से लूँगी। अगले दिन में भी मेरे सब कुछ करेंगे। मैंने लोगों को रंगे हाथ पकड़ाना चाहा, इसीलिए अगले दिन जैसे ही मेरे पति ने मेरे आगे काफ़ी का कपड़ा, मैंने प्यार से उनसे हाथ में काफ़ी ले ली और पति से ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे कि मैंने काफ़ी पी ली। लेकिन मैंने उस काफ़ी को पति का ध्यान के बाद बेड के पीछे फेंक दिया था। वह थोड़ी देर के बाद सोने का नाटक करने लगी। मैंने रात को वक्त आने के लिए 10 बजे का टाइम था। मेरे पति का घर आया लगभग 1-2 घंटे के बाद सब कुछ किया जाता है। मेरे पति ने उस दिन की तरह दूसरे आदमी को मेरी कीमत लगाती थी। मेरा पति कमरे से बाहर चला गया। मैं जाग रही थी लेकिन सोने की एक्टिंग कर रही थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया था। उसने मेरे शरीर पर हाथ फेरा। मैं शुरू किया। तभी घर पर पुलिस की रेड पड़ गई और पुलिस ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। जो आदमी पैसे देकर मेरी इज्जत के साथ खेलने आया था उसने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी कि आज रात उस आदमी ने मेरी कीमत इन लोगों को दी है। अब पुलिस के पास इन लोगों के खिलाफ बहुत से सारे सबूत थे। मोहल्ले के लोगों ने भी अपनी अपनी गवाही दी। पुलिस ने उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया। मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई और जब मैं सबको सब कुछ बताया तो सब लोग बहुत शर्मिंदा। उन लोगों ने कहा कि हमने उसी दिन शक हो गया था जिस दिन लड़के ने हमारे साथ में शर्त रखी। आज के बाद आप लोग अपनी बेटी को कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतना गिरा हुआ है। फ़िलहाल लोगों को अरेस्ट हो चुके थे। मेरे पेरेंट्स घर आ गए थे। अब मेरी शादी नहीं हुई थी और मुझे शादी के नाम पर भी डरने लगा था। मेरे पेरेंट्स घर रहकर मेरी सेवा करेंगे और माता पिता मेरे बूढ़े हो चुके थे। शादी नहीं करना चाहती थी। पढ़ी लिखी थी, नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा हूँ। इन्होंने ज़िंदगी से तो बेहतर है ऐसी ज़िंदगी जी जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों की शादी भी लड़के वालों से करें तो जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि माता पिता अपनी बेटियों की शादी न करने पर बेटियों को किसी न किसी के हवाले कर देते। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसा किस्सा हुआ है वैसा किसी लड़की के साथ ना हो, इसीलिए ऐसे धोखेबाज लोगों को से सावधान रहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसकी